बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रोहिंग्यों के हालात पर दुनिया जागी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा सब्र खत्म हो रहा है। अमेरिका ने बर्मा के फौजी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की तायीद कर दी। आलमी दबाव के दरमियान आंग सांग सूची ने कहा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार लौट सकते हैं। रोहिंग्यों की कश्ती डूबी, 60 हलाक। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों की तादाद 5 लाख हो गई। पुतिन की अनकरा में एर्दोगान से मुलाकात, कहा सेफ जोन से दहशतगर्दों को शिकस्त देने का रास्ता साफ हुआ। हवीजा को आईएस से छुड़ाने के लिए इराकी फौजों के ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू। हैदर अल अब्बादी ने कहा एक एक इंच को आजाद कराएंगे। अबू बकर अल बगदादी का ऑडियो पैगाम जारी। आईएस फाइटर्स का हौसला बढ़ाया, मगरबी मुल्कों को धमकी दी। सऊदी अरब तेजी से बदलने लगा, औरतों को ड्राइविंग के बाद फतवे देने की इजाजत। मुंबई में फुटओवर ब्रिज पर भगदड़, 22 हलाक। शिवसेना ने कहा कत्लेआम हुआ। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहिंग्या मसले की। ऐसा मालूम होता है कि म्यांमार में जुल्म ज़्यादतियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर क्रैकडाउन के ताल्लुक से दुनिया की आंखें खुलने लगी हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस सिलसिले में इशारा दिया कि इस बहरान के ताल्लुक से अब उसका सब्र खत्म होता जा रहा है। पिछले 4 हफ्तों में आधे से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार हो गए हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जुमेरात को होश आया और उसने 8 साल में पहली मर्तबा म्यांमार की सूरत हाल पर अपनी पब्लिक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एंटोनियो गुटेरेस ने, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, वार्निंग दी कि मौजूदा बहरान के बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हमें म्यांमार से फरार लोगों, खासतौर पर औरतों, बच्चों और बूढ़ों की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानें सुनने में आ रही हैं। अमेरिका ने कहा कि म्यांमार के फौजी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिनके ऑपरेशंस की वजह से 5 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार होने पर मजबूर हुए। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने म्यांमार पर बेरहमाना नस्लकुशी का इल्जाम लगाया। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि रोहिंग्या बहरान के ताल्लुक से सिफारती अल्फाज और बातों का दौर खत्म हो गया है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कोई बाकायदा करारदाद मंजूर नहीं की गई। निकी हैली ने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब कई रोहिंग्या रेफ्यूजीज खराब मौसम के दौरान कश्ती डूबने से हलाक हो गए। इनकी तादाद कम से कम 60 बताई गई है। यूनाइटेड नेशंस के माइग्रेशन इदारे ने बताया कि इस कश्ती पर 130 लोग सवार थे और इदारों ने बताया कि 27 लोगों को जिंदा बचाया गया और 60 के मरने की तस्दीक की गई। यह पहला मौका है जब अमेरिका ने म्यांमार के फौजी लीडर्स को सजा देने की बात की है। निकी हैली ने म्यांमार का पुराना नाम लेते हुए कहा कि हमें अब बर्मा की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई पर गौर करना चाहिए, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदार हैं और जो अपने ही शहरियों में नफरत फैला रहे हैं। लेकिन उन्होंने अमेरिका की तरफ से म्यांमार के खिलाफ दोबारा पाबंदियां लगाने की बात नहीं की। ओबामा दौर में इन पाबंदियों को बर्खास्त कर दिया गया था। नोबेल इनाम हासिल करने वाली आंग सांग सूची पर तनकीद करते हुए निकी हैली ने कहा कि म्यांमार के लीडर्स को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने बर्मा को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। We cannot be afraid to call the actions of the Burmese authorities what they appear to be: a brutal, sustained campaign to cleanse the country of an ethnic minority. And it should shame senior Burmese leaders who have sacrificed so much for an open, democratic Burma. Those who have been accused of committing abuses should be removed from command responsibilities immediately and prosecuted for wrongdoing. And any country
that is currently providing weapons to the Burmese military should suspend these activities until sufficient accountability measures are in place. बुद्धों की अक्सरियत वाले मुल्क म्यांमार की हुकूमत ने नस्लकुशी के इल्जामात को अब तक मुस्तरद किया है। म्यांमार की फौज ने 25 अगस्त को रोहिंग्या मिलिटेंट्स के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के बहाने से बदतरीन क्रैकडाउन शुरू किया था। निकी हेली ने कहा कि म्यांमार की फौज को फौरी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस की इमदादी एजेंसियों और इमदादी तंजीमों को मुतासरा लोगों की मदद की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेघर लोगों को घर वापस लौटने का मौका देना चाहिए। म्यांमार की हुकूमत को अपने इत्तेहादी मुल्क चाइना और रशिया की तरफ से कुछ मदद मिली। चाइना के सफीर ने कहा कि आलमी बिरादरी को उन मुश्किलों को मद्देनजर रखना चाहिए जिनका बर्मा की हुकूमत को सामना है और सब्र से काम लेते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। रशिया के सफीर ने देहातों को जलाने के लिए रोहिंग्या फाइटर्स को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हमें नस्लकुशी की बात करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। चाइना के सफीर ने वार्निंग दी कि म्यांमार की हुकूमत पर हद से ज्यादा दबाव डालने से सूरत हाल और खराब हो सकती है। मीटिंग से खिताब करते हुए यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि यह बहरान बहुत पेचीदा होता जा रहा है और उन्होंने इससे पहले रोहिंग्या बहरान को नस्लकुशी करार दिया था, लेकिन अब उन्होंने इन अल्फाज को नहीं दोहराया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि म्यांमार में तशद्दुद हो रहा है जो तशवीश की बात है और बड़े पैमाने पर एक नस्ली ग्रुप बेघर हो रहा है। म्यांमार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि राखीन रियासत में बहरान दहशतगर्दी का नतीजा है और उसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए जिनसे सूरत हाल खराब होती हो। उन्होंने कहा कि म्यांमार में कोई नस्लकुशी नहीं हो रही है। इस दौरान म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ओहदेदार ने कहा कि सफारतकारों और ओहदेदारों को पीर के दिन म्यांमार के दौरे की इजाजत दी जाएगी। म्यांमार के लीडर आंग सांग सूची ने आलमी दबाव के बाद कहा कि रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में वापस लौट सकते हैं। आंग सांग सूची ने कहा कि म्यांमार से फरार होने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क में वापस होने की इजाजत दी गई है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आला सतह की एक मीटिंग के बाद म्यांमार के लीडर ने यह वादा किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि म्यांमार की फौज पर आंग सांग सूची का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बहरानों की। सबसे पहले इराकी फौजों ने हवीजा टाउन को आजाद कराने के लिए अपने फौजी ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है। हवीजा उन दो इलाकों में शामिल है जहां अब भी आईएस का कंट्रोल है। इराकी फौजों के ऑपरेशंस कमांडर मेजर जनरल आमिर याराला ने कहा कि यह मरहला जुमे को शुरू किया गया, जिसमें फौज, पुलिस, रैपिड रिस्पांस यूनिट्स, एंटी टेररिज्म फोर्स और वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हवीजा शहर को आजाद कराने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन में अल अब्बास और और रियाद टाउन्स पर तवज्जो दी जा रही है। इराकी वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने हवीजा में ऑपरेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने वादा किया था, हम इराकी जमीन की एक एक इंच को आजाद कराएंगे और आईएस दहशतगर्दों की टोलियों को कुचल देंगे। वजीर आजम ने कहा कि हम इन इलाकों को मुजरिमों से आजाद कराने की दहलीज पर हैं। हवीजा ऑपरेशन का पहला मरहला 21 सितंबर को शुरू हुआ था। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सीरिया में सेफ जोन्स बनाने से दहशतगर्दों को फैसला कुन शिकस्त देने का रास्ता साफ हुआ है और इसके जरिए अरब मुल्क में कई बरसों से जारी जंग खत्म हो सकेगी। रशियन लीडर ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सेफ जोन्स की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं जो सीरिया में जंग खत्म करने के लिए जरूरी हैं और उनकी मदद से दहशतगर्दों को शिकस्त होगी और सीरिया के अवाम एक आम जिंदगी फिर से गुजार सकेंगे। रशिया और तुर्की के लीडर्स ने कहा कि उन्होंने सेफ जोन्स को मजबूत बनाने से इत्तेफाक किया। पुतिन ने कहा कि हम रेफ्यूजियों की वापसी के हालात पैदा करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में आगे की बातचीत होगी। पुतिन ने कहा कि मॉस्को और अंकारा सीरिया बहरान को हल करने की कोशिशें करते रहेंगे। इस मौके पर एर्दोगान ने सीरिया बहरान को हल करने के लिए मुश्तरका सियासी अज़्म की जरूरत पर जोर दिया। एर्दोगान ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में हालिया रेफरेंडम का जिक्र करते हुए कहा कि हमने इराक और सीरिया समेत खित्ते के हालात पर बातचीत की। हमें इराक और सीरिया के इत्तेहाद की हिफाजत करनी चाहिए और इस बारे में हमारे ख्यालात एक जैसे हैं। एक खबर में कहा गया कि पुतिन और एर्दोगान ने तुर्की को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स की सप्लाई के बारे में भी बातचीत की और इस सिलसिले में एक समझौता तय किया। सीरिया की फौज ने आईएसआईएस के उस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि उसने दीर अज़ोर और पालमीरा के दरमियान एक अहम सड़क को काट दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सीरियन फौज के ओहदेदारों के हवाले से कहा कि फौज ने अल-शोला टाउन पर आईएस के हमले को नाकाम बना दिया। इससे पहले इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया था कि आईएस ने अल-शोला टाउन की एक अहम सड़क पर कब्जा कर लिया है।
रशियन फौज ने कहा है कि उसके एक्सपर्ट्स को दिरजोर की सड़कों पर तलाशी ऑपरेशंस के दौरान 1500 से ज्यादा बम मिले। उन्होंने कहा कि वो सड़कों को साफ करने के काम में मसरूफ हैं। सीरिया की अपोजिशन ने इस दौरान इल्जाम लगाया कि रशियन फौज की तरफ से इदलीब पर मुसलसल बमबारी में 150 से ज्यादा सिविलियंस हलाक हो गए। इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें हमले के बाद तबाही के मंजर दिखाए गए हैं। इमदादी कारकुनों को जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाते हुए भी दिखाया गया। मकामी लोगों ने बताया कि रशिया के जंगी हवाई जहाजों की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाया गया। आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल बगदादी का एक ऑडियो पैगाम सामने आया है जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दी हैं। एक ऐसे वक्त जब आईएस को इराक और सीरिया और दूसरे मकामात पर शिकस्त का सामना है, अल बगदादी ने आईएस फाइटर्स के हौसले बढ़ाने की कोशिश की। इस वीडियो के जरिए इन अफवाहों को खत्म करने की कोशिश की गई कि अबू बकर अल बगदादी मारा जा चुका है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि सीरिया में रशिया के हमलों में अबू बकर अल बगदादी हलाक हो चुका है, लेकिन इन खबरों की तस्दीक नहीं हुई थी। अल बगदादी ने जुमेरात को जारी अपने ऑडियो पैगाम में मोसुल की शिकस्त के बाद अपने सिपाहियों से खिताब किया और उनके हौसले बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने रक्का के बाज़ हिस्सों और तलफर शहर में हार का भी जिक्र किया। 46 साल अबू बकर अल बगदादी ने खासतौर पर मगरबी मुल्कों को धमकी दी और स्पेन के बार्सिलोना और बरतानिया के लंदन में हालिया हमलों का जिक्र किया। इंटरनेट पर आईएस की सरगर्मियों पर नजर रखने वाले ओहदेदारों ने ये ऑडियो पैगाम सामने लाया। इस ऑडियो पैगाम में अबू बकर अल बगदादी ने कहा कि अमेरिका, यूरोप और रशिया खौफ की हालत में जी रहे हैं। ये ऑडियो पैगाम आईएस के हामी चैट रूम्स में गश्त कर रहा था। इस ऑडियो पैगाम में पहले एक शख्स ने अबू बकर अल बगदादी का तारुफ कराया और दुआ की अल्लाह उनकी हिफाजत करे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऑडियो पैगाम इस बात का सबूत है कि अबू बकर अल बगदादी अभी मरा नहीं है। इस ऑडियो पैगाम में हालिया वाकयात का भी जिक्र किया गया जिनमें नॉर्थ कोरिया से बढ़ते हुए न्यूक्लियर खतरे का भी जिक्र शामिल है। सऊदी अरब तेजी से बदल रहा है। सऊदी अरब की औरतों को अब फतवे देने की इजाजत हासिल हो गई है। सऊदी अरब की शुरा काउंसिल में वोटिंग के बाद यह ऐलान किया गया। शुरा काउंसिल में इस तजवीज को 107 वोटों से मंजूरी हासिल हुई। अब तक सऊदी अरब में सिर्फ मर्दों को ही फतवे देने का इख्तियार था। अब एक शाही फरमान के मुताबिक खातून मुफ्तियों को चुना जाएगा। हाल ही में सऊदी अरब में पहली मर्तबा औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दी गई थी। इस सिलसिले में एक शाही हुक्म पर अगले साल से अमल किया जाएगा। इस दौरान सऊदी अरब के बैंक्स कार खरीदने के लिए औरतों को कर्ज देने की तैयारियां कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि सऊदी अरब में यह फैसला दुनिया में मुल्क की इमेज बदलने की एक कोशिश है। इस दौरान औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने के सिलसिले में जरूरी काम शुरू हो गया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी अरब में अब फिल्मों की भी वापसी होगी। 1970 के दहर में सऊदी अरब में बाज़ सिनेमा घर थे, लेकिन उलमा के दबाव में उन्हें बंद कर दिया गया था। अल अरबिया चैनल ने एक रिपोर्ट में यह बात बताई। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने हुक्म जारी किया है कि एक नौजवान को गिरफ्तार किया जाए जिसने औरतों की कारों को जला देने की धमकी दी है। इस शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। उसने धमकी दी थी कि जो कोई औरत कार चलाएगी वो उसकी कार को आग लगा देगा। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब की इंसानी हकूक काउंसिल के हवाले से कहा गया कि जो कोई औरतों की ड्राइविंग के फैसले में रुकावटें डालेगा उसे नतीजों का सामना करना पड़ेगा। यह भी कहा गया कि ऐसे शख्स को 3 साल की जेल या जुर्माने या दोनों सजाएं हो सकती हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। रोहिंग्यों के हालात पर दुनिया जागी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा सब्र खत्म हो रहा है। अमेरिका ने बर्मा के फौजी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की तायीद कर दी। आलमी दबाव के दरमियान आंग सान सूची ने कहा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार लौट सकते हैं। रोहिंग्यों की कश्ती डूबी, 60 हलाक। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों की तादाद 5 लाख हो गई।
پوٹین کی انقرہ میں ایردوان سے ملاقات، کہا سیف زون سے دہشت گردوں کو شکست دینے کا راستہ صاف ہوا۔ حویجہ کو آئی ایس سے چھڑانے کے لیے عراقی فوجوں کے آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع، حیدر العبادی نے کہا ایک ایک انچ کو آزاد کرائیں گے۔ ابو بکر البغدادی کا آڈیو پیام جاری، آئی ایس فائٹرز کا حوصلہ بڑھایا، مغربی ملکوں کو دھمکی دی۔ سعودی عرب تیزی سے بدلنے لگا، عورتوں کو ڈرائیونگ کے بعد فتوے دینے کی اجازت۔ ممبئی میں فٹ اوور برج پر بھگدڑ، 22 ہلاک، شیو سینا نے کہا قتل عام ہوا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ اگر امریکہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کو چھوڑتا ہے تو ایران بھی اس ڈیل سے باہر نکل جائے گا۔ الجزیرہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے جواد ظریف نے یہ بات کہی۔ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان 2015 میں اس سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے۔ اس ڈیل کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا تھا اور اس کے خلاف بعض عالمی پابندیاں ہٹائی گئی تھیں، لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ایران نیوکلیئر ڈیل پر تنقید کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں کردستان معاملے کی۔ عراق کے اہم شیعہ عالم آیت اللہ علی سستانی نے کردستان کی علیحدگی کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ اس سے خراب نتیجے نکلیں گے۔ آیت اللہ علی سستانی کے نمائندے احمد صافی نے کربلا میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ سستانی چاہتے ہیں کہ کردستان کی علاقائی حکومت دستوری راستے پر واپس آ جائے۔ آیت اللہ علی سستانی نے عراقی قوم اور خطے پر اس کے اثرات کے تعلق سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بیرونی دخل اندازی کے دروازے کھل جائیں گے۔ انہوں نے عراقی حکومت اور پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ کردوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ ترکی نے ایک بار پھر عراقی کردوں پر تیل کی تجارت پر پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ عراق سے ایک پائپ لائن کردستان سے ہوتے ہوئے ترکی پہنچتی ہے اور کردستان کی معیشت کا دار و مدار بڑی حد تک تیل کی تجارت پر ہے۔ حال ہی میں ترکی کے صدر طیب ایردوان نے وارننگ دی تھی کہ کردستان کو الگ کرنے کی صورت میں علاقے کے لوگوں کو بھوکے مرنا پڑے گا۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کے دفتر نے کہا کہ ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے وزیر اعظم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی تیل کی تجارت کے معاملے میں صرف عراق کی مرکزی حکومت کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ بڑی طاقتیں عراق میں اپنے ایجنڈے حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ترکی کو عراق کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عراق عرب دنیا کا ایک اہم ملک ہے اور ایران اس ملک کے بٹوارے کے خلاف ہے۔ ایران کے نائب صدر نے عراق کے کردستان علاقے میں آزادی کے سوال پر ہونے والے ریفرنڈم کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سپر پاورز کو اس سے پہلے بھی عراق میں اپنے منصوبوں میں ناکامی ہوئی ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگدیشو میں ایک کار بم دھماکے میں 7 لوگ مارے گئے ہیں۔ تفصیلات میں کہا گیا کہ ایک بس سٹاپ کے پاس کھڑی کار میں یہ دھماکہ ہوا، جس کے بعد وہاں پر افراتفری مچ گئی۔ مقامی میئر نے بتایا کہ جب ایک مسافر بس روانہ ہو رہی تھی، ٹھیک اسی وقت کار میں دھماکہ ہوا۔ اس مقام پر درد بھرے منظر دیکھے گئے۔ 7 لوگ زخمی بھی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ الشباب تنظیم پر اس حملے کے سلسلے میں شک کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چائنا کی حکومت نے زنجیانگ صوبے میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ریاست میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کے نسخے اور جائے نمازیں یا مسلح حوالے کر دیں، ورنہ انہیں سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریڈیو فری ایشیا نے یہ خبر دی ہے، لیکن چائنا کے عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسی خبریں بالکل غلط ہیں۔ امریکہ کیوبا میں اپنے سفارت خانے سے زیادہ تر سٹاف ممبرز اور ان کے خاندانوں کو واپس بلا رہا ہے۔ حال ہی میں کیوبا میں کئی امریکی سفارتکار عجیب طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ کے سیکریٹری ریکس ٹیلرسن کو اس سلسلے میں ہدایتیں دی گئی ہیں۔ اب صرف لازمی سٹاف ہی کیوبا میں کام کرے گا۔
अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान ने कभी भी अच्छे और बुरे दहशतगर्दों के दरमियान फर्क नहीं किया है। दिल्ली में एक लेक्चर देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुपों से अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा है, इनसे पूरे खित्ते को भी कई चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान खित्ते के तमाम मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पिछले 16 बरसों में ताल्लुकात मजबूत हुए हैं और इस वजह से लाखों अफगानियों की जिंदगियों में फर्क आया है। अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली खित्ते के हक में है। पाकिस्तान का हवाला देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब अपने मुल्क की एक अहम खबर देखते हैं। मुंबई में एक फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ मचने से कम 22 लोग हलाक हो गए और 39 लोग जख्मी हुए। मरने वालों में 4 औरतें शामिल हैं। यह वाकया दिन के 11:15 बजे एल्फिंस्टोन रोड स्टेशन पर पेश आया। जख्मियों को फौरी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। हुकूमत ने मरने वालों के रिश्तेदारों को 5-5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। रियासती हुकूमत जख्मियों के इलाज का खर्च भी उठाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि ये लोग अचानक बारिश से बचने के लिए ब्रिज पर जमा हो रहे थे जब भगदड़ मच गई। सीनियर रेलवे ऑफिसर्स फौरी मकाम पर पहुंच गए। रेलवे इस वाक़े की फौरी तहकीकात करा रही है। यह फुट ओवर ब्रिज एल्फिंस्टोन रोड स्टेशन को सेंट्रल लाइन से जोड़ता है और वहां आमतौर पर बहुत ज्यादा हुजूम होता है। इस इलाके में कई दफ्तर भी हैं। यह हादसा एक ऐसे वक्त पेश आया जब वजीर रेलवे पीयूष गोयल मुंबई के दौरे पर थे और एक सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले थे। जिस मकाम पर भगदड़ मची उसे प्रभा देवी स्टेशन भी कहा जाता है। वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने भगदड़ वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि फुट ओवर ब्रिजेस पर काम फौरी शुरू हो। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। शिवसेना ने इस सानहे को कत्लेआम करार दिया। शिवसेना की तर्जुमान मनीषा कैंडे ने कहा कि यह ब्रिज बहुत छोटा था। शिवसेना बीजेपी से कहती रही है कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और उसे सिर्फ बुलेट ट्रेन की फिक्र है। बीजेपी की तरजीहात गलत हैं। पहले मौजूदा मसाइल हल करना चाहिए और ब्रिजेस को दोबारा तामीर करना चाहिए, लेकिन हुकूमत बुलेट ट्रेन शुरू करना चाहती है जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करेंगे। वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों का जायजा ले रही हैं। इस दौरान निर्मला सीतारमण सरहदी मोर्चों पर भी जाएंगी और रियासत की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगी। निर्मला सीतारमण श्रीनगर में सीनियर फौजी कमांडर्स के साथ एक मीटिंग में मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन का भी जायजा लेंगी। वज़ीर दिफा बनने के बाद सीतारमण का यह पहला दौरा जम्मू कश्मीर है। यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ गई हैं और मिलिटेंट्स के हमलों में भी इजाफा हुआ है। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली और बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा के दरमियान तू मैं जारी है। अरुण जेटली ने सिन्हा का नाम लिए बगैर एक दिन पहले कहा था कि वो 80 साल के हो गए हैं लेकिन फिर भी मुलाजमत के दरख्वास्त गुजार हैं। इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर वो वजारत फाइनेंस चाहते तो अरुण जेटली वहां पर नहीं होते। एक दिन पहले किताब की रस्म इजरा के मौके पर यशवंत सिन्हा को तनकीद का निशाना बनाते हुए अरुण जेटली ने यह भी कहा था कि वो कांग्रेस लीडर चिदम्बरम के इशारों पर इस तरह के बयानात दे रहे हैं। जब यशवंत सिन्हा से चिदम्बरम से उनकी दोस्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरे नहीं बल्कि अरुण जेटली के दोस्त हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रोहिंग्यों के हालात पर दुनिया जागी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा सब्र खत्म हो रहा है। अमेरिका ने बर्मा के फौजी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की तायीद कर दी। आलमी दबाव के दरमियान आंग सान सूची ने कहा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार लौट सकते हैं। रोहिंग्यों की कश्ती डूबी, 60 हलाक। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों की तादाद 5 लाख हो गई। पुतिन की अनकरा में एर्दोगान से मुलाकात, कहा सेफ जोन से दहशतगर्दों को शिकस्त देने का रास्ता साफ हुआ। हवीजा को आईएस से छुड़ाने के लिए इराकी फौजों के ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू। हैदर अल अब्बादी ने कहा एक एक इंच को आजाद कराएंगे। अबू बकर अल बगदादी का ऑडियो पैगाम जारी। आईएस फाइटर्स का हौसला बढ़ाया, मगरबी मुल्कों को धमकी दी।
सऊदी अरब तेजी से बदलने लगा, औरतों को ड्राइविंग के बाद फतवे देने की इजाजत। मुंबई में फुटओवर ब्रिज पर भगदड़, 22 हलाक, शिवसेना ने कहा कत्लेआम हुआ। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।